अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा, तुम लोग ठीक हो? हाँ, हमारे बारे में जानोगे? हाँ, मेरा नाम मिराज अहमद है। मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में एक पोस्ट होती है जो सीपीएफ आपने सुना, सेंट्रल पुलिस फोर्स, ये होता है। इसका एग्जाम जो होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दिल्ली से होता है। तो ये साल में एक बार होता है, ठीक है, एक बार होता है। उसमें जो क्वालिफाई होता है फिर उसको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट, जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज है। अपने पास 3 प्रकार की फोर्सेज हैं। एक है आर्मी, ठीक है, दूसरी है पैरा मिलिट्री, और तीसरा जो एक है पुलिसिंग है, पुलिस। तो 3 प्रकार की लेयर की सिक्योरिटी यहाँ हमारे पास है। उसमें पैरा मिलिट्री में सीपीएफ के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है, जो इक्विवेलेंट होती है अपने यूपी पुलिस में कहते हैं डिप्टी एसपी की पोस्ट होती है। उस पे जो है हमारा चयन हुआ था 2010 में, 2010 बैच में हमारा चयन हुआ था, और हमने ज्वाइन किया था 2013 में एज असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। ये एक गजेटेड पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर क्लास 1 रैंक की अफसर यहाँ पे बनते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ था हमारा। हम जो है अपनी सराय नारायण मानधाता है ना, सराय नारायण जानते हैं आप लोग, मानता ब्लॉक, यहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने एमएससी किया हुआ है, मैथमेटिक्स से एमएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था 2009 में, और 2010 में ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था। जब मैं 2009 में क्वालिफाई हुआ था तो उसके बाद 10 में हमको 5 जॉब मिली थी। एक जो है अपना एसएसबी में जो है एक होता है सिग्नल रेडियो ऑपरेटर का, जो टेक्निकल होता है, उसमें मिला था। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर्स में मेरा चयन हुआ था। और सीजीएल होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो सेंट्रल में नॉन ऑफिशियल की जॉब होती है, उसमें जो है उनको सीजीएल होती है। सीजीएल में हमारा चयन हुआ था, हमने मेंस दिया था, उसके बाद क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे, तो इंटरव्यू मैंने नहीं दिया था। और एक साथ सीपीओएसआई होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है पैरा मिलिट्री में, उसमें हमारा चयन हुआ था। उससे मुझे 5 जॉब मिली थी। तो इससे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये आप मत सोचिए कि किसी को जॉब नहीं मिलती। जॉब मिलेगी यदि आपके अंदर टैलेंट है तो। यदि आप पढ़ने में तेज हैं और पढ़ेंगे मन लगा करके तो जॉब तो मिलेगी। चाहे आपको प्राइवेट में कोशिश करेंगे तो प्राइवेट मिलेगी, और अगर गवर्नमेंट में कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट में मिलेगी। ये बात कंफर्म कर लेना कि हमको जॉब नहीं मिलती, जॉब तो मिलेगी। अभी भी मैं कोशिश करूंगा छोड़कर किसी और सेक्टर में जाने के लिए, तो मुझे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारी नींव मजबूत है और हमने उस तरह का मेहनत किया होगा। बशर्ते आपको अच्छा मेहनत करना होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात जानी चाहिए कि हमें पढ़ना है। अगर मेरे पास टैलेंट है, मैंने अच्छी पढ़ाई शुरू से, यहाँ से जिस लेवल पे आप अच्छी बच्ची पढ़ी यहाँ बैठी हैं, इस लेवल से लेकर के अगर इंटर तक आपने अच्छी मेहनत किया हुआ है तो आपको जॉब मिलना ही मिलना है। किसी भी जिस क्षेत्र में आप मेहनत करोगे उस क्षेत्र में आपको जॉब मिलेगी, ये आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज देखो बेटा, पढ़ाई ही सबसे मेन आधार है। बच्चियां भी हैं यहाँ, बच्चे भी हैं, आप लोग काफ़ी छोटे हो, लेकिन न्यू जो होती है वो आपकी यहीं से शुरू होती है। अगर आपने इस समय जा करके अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दिया और अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अच्छा परसेंटेज लाने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, तो ये जो आपकी कंटिन्यूटी है, जो आपका एक लगातार आपकी मेहनत करने की कैपेबिलिटी है, ये आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि आज आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे होंगे, 45 बच्चे। अगर इन 40-45 बच्चों में भी अगर आप कंपटीशन करके आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो कल आप इंटर कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ तक 200 बच्चे होंगे। फिर डिग्री कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे आपको 1000 बच्चे होंगे। फिर आप कहीं कंपटीशन में जाएंगे, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको 1 लाख लड़के होंगे, स्टेट लेवल में 10 लाख होंगे। वही आप पूरे इंडिया में कंपटीशन करेंगे तो 20 लाख लोग होंगे। तो कंपटीशन करते करते यहीं से आपको आगे निकलना है। जब हम यहाँ पढ़ते थे तो हमसे आगे कोई जाने वाला था। हमारे साथ 1-2 लोग कोशिश करते थे
तो जितना लोग हम कंपटीशन करते थे, हम 5-6 लोग, आज सब अच्छी पोस्ट में। हम लोग कोई बहुत दूर से पढ़े हुए नहीं है, सब ऐसे ही कॉलेज में अपने हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। हमारे साथ जो मेरे साथ कंपटीशन करता विवेक सिंह अभी जगह अपने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें जो है इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। हमारे साथ जो कंपटीशन करते थे रोहित सिंह, उन्होंने MSc करके दिल्ली IIT से जो है गेट क्वालिफाई करके अभी इस समय जो है पटना यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। मैं जो है सबसे पहले सक्सेस हो गया था 2010 में ही, तो मैं इस रैंक में चला आया। मेरे साथ वैभव सिंह थे जो DRDO में साइंटिस्ट हैं। अपने सब यही क्षेत्र के लड़के हैं जो कि DRDO में साइंटिस्ट हैं। एक मिश्रा जी थे, वो जो है अपना BTech करके अच्छा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो जितने भी लड़के कंपटीशन वाले थे सब कहीं ना कहीं, एक रियाज साहब थे वो हिंदी के प्रोफेसर बन गए हैं अपने यहाँ थे शिवरा के, अभी बेंगलोर में अपना हिंदी के प्रोफेसर बन गए। इसके बाद जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ मेरे साथ 3 दोस्त थे, नदीम भाई, मैं और आशिफ अख्तर। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारा सिलेक्शन होने के बाद उन दोनों का भी सिलेक्शन हुआ। नदीम का हुआ रेलवे में स्टेशन मास्टर का, आशिफ अख्तर को हो गया UP पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा में। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी जिन्होंने अच्छी मेहनत किया, अच्छे कंपटीशन से शुरू में रहे हैं, उनको आगे चल के कहीं न कहीं सफलता मिली ही मिली। तो आपको अगर अभी अगली पंक्ति में आना है, फर्स्ट लाइन में आना, हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक आना है। अच्छा परसेंटेज बनाने की आदत अभी डाल लिया तो आगे आपका कंपटीशन बहुत अच्छा हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो आप लोग अभी से अपना जो है पढ़ाई करना शुरू करिए। जितना भी जो भी आप मैम या सर आपको देते हैं उसका पूरा जितना होमवर्क देते हैं उसको कंप्लीट करके वापस आइए, तुरंत उसको दिखाइए, उसको याद भी करिए। अभी से आपको हर चीज थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। आज के टाइम में जो याद हो जाएगा वो पूरे लाइफ में कभी भी भूलेगा नहीं। अगर आज आपने याद कर लिया वो लाइफ में भूलेगा नहीं, क्योंकि इस समय आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। जो आपके दिमाग में चला गया वो कभी भी जाने वाला नहीं है। तो अभी आप लोग पढ़ने के लिए जितना अच्छा मेहनत करोगे उतना आपके आगे काम आएगा। दूसरी चीज, दुनिया में किसी भी चीज का अगर आपको सफलता हासिल करना है, सक्सेस करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसका एकमात्र उपाय है। क्या है वो? पढ़ाई। पढ़ाई, एजुकेशन ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। एजुकेशन ही है जो आपको रिस्पेक्ट देगा, इज्जत देगा। ठीक है, आप बाकी काम करिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो आपको रिस्पेक्ट देगा। यदि आपने अच्छी डिग्री हासिल किया, आपने BSc किया, MSc किया, PhD किया, तो आप समझ लीजिए आपको जॉब मिले या न मिले, लेकिन आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। आप जब किसी से बात करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे, तो आप जब अपना तारुफ कराएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो है आप क्या है। मेरे साथ ऐसे बच्चियां हैं, जानता हूं मैं, जो अपने दिल्ली IIT में जो है एज अ साइंटिस्ट काम कर रही हैं। उन्होंने जामिया अलीगढ़ से MPhil किया, जामिया से PhD किया, और उसके बाद जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिसर्च को 6 महीने का वहाँ पे कोर्स किया। उसके बाद आकर के दिल्ली IIT में एज अ साइंटिस्ट जो है वर्क कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख सैलरी ले रहे हैं। कि मेहनत करना है और उसमें कंटिन्यूटी बनाना है। विशेष की जो है, जो गार्जियंस होते हैं, अभी है नहीं यहाँ पे, गार्जियन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपको सही डायरेक्शन देना, सही चीज़ें लेके जाना। उसके साथ साथ जो यहाँ पे टीचर्स होते हैं, टीचर्स का काम है कि जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर डेली आप उस सिलेबस को कवर करें, कवर करने के बाद उसको फिर बच्चों को रिवाइज करवाएं, जो होमवर्क दिए हैं वापस देके आए, किए कि नहीं किए। अगर नहीं किए तो उनको, क्योंकि सबके गार्जियंस ऐसे नहीं होते कराने वाले, जो बच्चे नहीं किए हैं उनको यहाँ वो होमवर्क कंप्लीट करवाएं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके बच्चे के, एक बार बच्चे के दिमाग में फीड हो गया कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट जगा देना है, बस तो बच्चा रात भर अपने आप पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? हाँ, आपको पढ़ना है। केवल आपकी सफलता का, आपकी सक्सेस का, आपको इज्जत देने वाला एक ही चीज है, क्या है?
पढ़ाई, एजुकेशन, कोई भी पढ़ाई कर लो आप, किसी भी सब्जेक्ट में आप माहिर हो जाओ। अगर आप अच्छा बोलने वाले बन गए, अच्छे वक्ता बन गए, अच्छा लेक्चर देने वाले बन गए, तो आपके लिए बहुत अच्छी जो है, तो आपके लिए इज्जत का एक बड़ा जवाब हो जाए। आप अच्छे शायर बन गए, वो भी आपकी इज्जत का जो है सबब बन जाएगा। आप अच्छे जो है क्या कहते हैं, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है, वो भी बहुत आपके लिए काम आ जाएगी। तो जो भी आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, वो भी आपके लिए इज्जत का सबब बन जाएगी। जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, आज जैसे टीचर्स के लिए होता है, हर बच्चे के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है, उसको परखना है, परखने के बाद उसी यूनिक क्वालिटी में उस बच्चे को निखारना है। फिर देखिए बच्चे कहाँ जाते हैं। हम जब थे तो हम भी पढ़ने में मन नहीं लगता था, हमारा माइंड तो साफ था लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्रिकेट खेलता था, घूमता था। लेकिन हमको एक टीचर ऐसे मिले थे, रामदेव गुप्ता जी, उन्होंने हमारे लिए आके घर पे हमको बैठाते थे, अपने घर ले जाते थे, रात रात में पढ़ाते थे कि यानी आपको पढ़ना, आप पढ़ो, कुछ न कुछ करो। तो किसी न किसी व्यक्ति के बच्चे की सक्सेस में, सफलता में, उसको ऊपर तक जाने में किसी न किसी अच्छे टीचर्स का, एक अच्छे गुरु का जो है योगदान होता है। जो भी टीचर यहाँ पे हैं, मैं उनके लिए भी ये कहूँगा कि आप बच्चों की जो क्वालिटी है, यूनिक क्वालिटी, उसको परखने के बाद उसी यूनिक डायरेक्शन में उसको थोड़ा सा उसको जो है प्रोत्साहित करिए। बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप से, इसमें कोई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, उनको स्पोर्ट में ही अच्छा करना सिखाइए, देखिए वो बच्चा आगे जाकर अच्छा स्पोर्ट्स करेगा। इसके साथ साथ जो बच्चे की क्वालिटी है, उनके गार्जियंस को बुलाइए, उनसे मिलिए, उनको बताइए, उनकी कमियां मत बताइए, अच्छाइयाँ बताइए। हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक टीचर का देखा था, वीडियो भी देखा था, एक डॉक्टर कोई आलम करके है, प्राइमरी टीचर, मैंने उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, अभी यूपीएससी ज्वाइन कर लिया, तो लेक्चरर हो गए हैं। लेकिन मैंने देखा उनकी यूनिक क्वालिटी थी बच्चों में तुलनात्मक जो है ना, वो तुलना मत करिए, बच्चों कंपेरिजन मत करिए कि तुम ज़्यादा अच्छे हो, खराब है, वो अच्छा है, नहीं, जो भी है सब अच्छा है। इस बच्चे में कुछ और क्वालिटी, इस बच्चे में कुछ और क्वालिटी, इस बच्चे में कुछ और क्वालिटी है। सारे बच्चों को क्वालिटी को निखारिए, उसकी जो अच्छी क्वालिटी उसको बताइए। बच्चों के सामने उसको कमतर मत बताइए, उसको डांटिए मत बच्चों के सामने। तुमने जो है अपना होमवर्क नहीं किया, तुम्हारे घर वाले ठीक नहीं है, तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है, ऐसा मत बोलिए बच्चों। इतना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे का पढ़ने से मन उठ जाता है। ये जो बच्चे होते हैं क्लास 8 तक आप देखिएगा, बच्चे आपको सिखाने से ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि आपने, हमारे टीचर कैसे कर रहे हैं, हमारे टीचर के और बच्चे कैसे कर रहे हैं, टीचर हमारे साथ व्यवहार कैसे कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि मैं बच्चे को मारूंगा तो जाएगा घर पे काम करेगा, ऐसा नहीं कभी करेगा। बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उस हिसाब से उसको समझा दीजिए, वो बच्चा आया करके काम करेगा। उसकी तुलना मत करना, उसको कभी ज़्यादा डांटना मारना नहीं करना, बल्कि उसकी जो अच्छाई है उसको बयान करना। तब जा करके वो बच्चा अपने आप को अपडेट कर देगा। फादर से जब मिले तो उनकी बच्चों को अच्छाइयाँ बताइए। जरूरी नहीं है हर बच्चा जो है 90% 80% लाएगा, कुछ बच्चे 50% वाले भी हैं, लेकिन उस 50% बच्चे वाले के अंदर जो एक यूनिक क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, उसको आप दिखाइए, उसको देख लीजिए, वो बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा। ये टीचर्स और बच्चों के लिए जो पढ़ाने का सबसे मेन तरीका, जो सिलेबस है तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन बच्चों की जो ग्रूमिंग है बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके जो ग्रूमिंग है उसको करने के लिए हमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा टीचर को भी उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। और आप लोग बेटा जो है आज से निर्णय कर लो कि तुम्हें पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ोगे तभी कुछ करोगे। मैं अभी आया नहीं, मैं तुम्हारे स्कूल में हमेशा आऊँगा, मैं किसी दिन यूनिफॉर्म में आऊँगा, आपको लगेगा कि आपके बीच के ही बच्चे जो है 3 स्टार ऑफिसर और क्या कहते हैं IG रहेंगे, DIG रैंक के लोग भी बैठे हुए हैं। आप ही आपकी जो है इस हिंदुस्तान के, इस देश के भविष्य हैं। आप चाहो तो अपना जीवन बर्बाद कर लो, आप चाहो तो अपना जीवन बना करके अच्छी जगह चले जाओ, है कि नहीं? हाँ, तो अभी जाना है आपको, तो आज से निर्णय करना है कि हमें सिर्फ पढ़ाई करना है। अब पढ़ाई ज़्यादा नहीं करना है, खेलना भी है। पढ़ाई कितना करना है? जितना मैम और सर ने आपको दिया है होमवर्क, उसको जाइए, ना फ्री होइए, खाना खा करके बैठ जाइए, जो होमवर्क है उसको पूरा कंप्लीट करके वापस मैम को यहाँ दिखाना है। उसमें जो गलतियाँ हैं मैम उसको सुधार कर देना, बस इतना पढ़ाई डेली करना है आपको, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपने डेली अपना थोड़ा थोड़ा काम, आपकी बुक भी इतनी पतली होती है,
मुश्किल में एक बुक में आपके इंग्लिश में कितना 25 से 30 पेज होगा, और एक महीने में 30 दिन होता है, 24 से 25 दिन आपका स्कूल चलता है। एक दिन में आधा पेज पढ़ेगा तो आधी बुक तो खत्म होगा, महीने में हो जाएगा नहीं होगा? ज्यादा डेली नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। 1 घंटा जाना है पढ़ना, शाम को 1 घंटा पूरा आपका जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लेना है, और जो याद करने के लिए उसको याद करके चले आना। और आने के बाद मैम जब बोले, आपको सर बोले तो उसको सुनना है, सुना करके मैम को उसको बताना है, फिर आप में कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और जो बच्चा अच्छा करता है उसको सुटेबल रिवार्ड देना है, कंपटीशन कराना। जब मैं पढ़ता था 2 क्लास में 3 में, तो हमारे साथ के प्रबंधक जो आते थे कुछ मैच देते थे, और उसके बाद जो सबसे पहले करके देता था उसको 2 रुपए दे देते थे, 1 रुपए दे देते थे। उसमें कंपटीशन जब तक कुछ नहीं, बच्चों को टॉपी ही दे देना, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनको और मोटिवेट, तुमने बहुत अच्छा किया है, उसको डीमोटिवेट आज मोटिवेट कर देंगे तो वो कुछ बच्चे से तुलनात्मक अपने आप को कम समझते हैं, उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो वो दिक्कत आ जाती है बच्चों। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मैं सबसे पहले समझता हूँ कि आप उनको स्टडी करिए कि बच्चा क्या कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाइएगा, बच्चा अपने आप अच्छे से पढ़ेगा। और बच्चे आप लोग अच्छे से पढ़ी करो, आप में से कोई आगे चल के कोई लेक्चरर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई जो है डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारी जॉबें हैं, लेकिन अगर आप अच्छे मेहनत करोगे तो आप जाकर के आगे सक्सेस हो जाओगे। इसमें तो कोई बच्चा है जो सोचा है कि मैं क्या बनूंगा, हाँ क्या बनना है बेटा बताओ? खड़ी हो बेटा, खड़ी हो। डॉक्टर बनना है, गुड। हाँ CID ऑफिसर, गुड। कहाँ से देखा था CID ऑफिसर, कहाँ से आया ख्याल है आपको बेटा? डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया? आपका क्या नाम है? हाँ हाँ सारा खान। आपको बेटा? हाँ लवली साहू। आपको CID अफसर बनना है। CID अफसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, पढ़ाई में क्या करना पड़ता है? हाँ आपको CID अफसर बनने के लिए बेटा आपको UPSC क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है जो आपको BA करने के बाद जब आप सिविल सर्विस एग्जाम करेंगे तो उसमें एक पोस्ट होती है IPS की, ठीक है। IPS की एक पोस्ट होती है, उसमें आप जब IPS बनेंगे इंडियन पुलिस सर्विस, तो उसमें से आप CID में जा सकते हैं। जब आपको कोई कैडर मिलेगा तो वहाँ से आप जो है उसके CID के लिए वो डिप्यूटेशन आता है, तो वहाँ पे जा करके आप डिप्यूटेशन में CID ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको CID बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ UPSC क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिविल सर्विस एग्जाम देना है, IPS बनना है। आपको क्या बनना है? IPS अफसर बनना है, ठीक है। आपको डॉक्टर बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? सोचा है कभी? नहीं। अभी किस क्लास में हो? हाँ 3 में हो। आपको इंटर में हाई स्कूल के बाद आपको ऑप्शन आता है, आपके पास 2 ऑप्शन आता है। आप इंटर जो है CBSE बोर्ड से है तो आप इंटर बायो और मैथ दोनों से कर सकते हैं। तो आपको अगर आना है डॉक्टर बनना है तो इंटर में आपको बायो लेना पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजी से फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपको अभी से पढ़ना होगा। कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को अभी से पढ़ना होगा। क्लास 6 में जब जाइएगा तो क्लास 6 से इन सब्जेक्ट का जो भी आपके बुक में पढ़ा जाता है उसको पूरा अच्छे से पढ़ डालिएगा, एकदम रट डालिएगा। इंटर में जब आप करेंगे, इंटर के बाद जब जिस साल इंटर में रहेंगे उसी साल आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, नीट का, ठीक है। नीट के बेस पे आपका एग्जाम सिलेक्शन होगा, फिर आपको कोई कॉलेज मिलेगा, वहाँ से आपको MBBS की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तब आप क्या बनेंगे? डॉक्टर। और कोई कुछ बनना चाहता है? हाँ इससे तो कोई बच्चा बनना चाहता है? क्या बनना है बेटा? डॉक्टर। आपके लिए भी यही करना होगा। आप डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम होता है इंटर के बाद, और नीट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर आपके रैंक के हिसाब से जितनी अच्छी रैंक बनेगी उतना अच्छा कम पैसे में पढ़ाई करेंगे आप। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वहाँ फीस कम है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा वहाँ फीस ज़्यादा है। तो
जितनी अच्छी रैंक आएगी उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, आपको कम पैसे में पढ़ाई होगी। और आपकी रैंक अच्छी तब आएगी जब आप अभी से, अभी किस क्लास में हो, 8th में हो, आपके लिए शुरू हो गया है। आप 8th अभी क्लास 6 से लेकर के CBSE बोर्ड की जो बुक है, क्लास 6 से लेकर के 12th तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को आप रख डालिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और आप अब जो है जब नीट का एग्जाम आता है, पेपर आता है, तो उसका पेपर भी देखते रहिए, अभी से आपको देखना जरूरी है। तो आप इंशाल्लाह जो है आप क्या कहते हैं अभी से कोशिश करो कि आपके पास 4 साल है, बहुत अच्छा नीट क्वालिफाई करके आप डॉक्टर बन जाएंगे। जो चीज़ आपको बनना है उसके बारे में दिन भर में एक बार जरूर सोचना है। जब आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे। जो चीज़ आपका सपना है, सपनों के बारे में कम से कम दिन में 2 बार 3 बार मिनिमम 1 बार तो जरूर सोचना है, मुझे डॉक्टर बनना है। जब किसी डॉक्टर के पास जाइए तो वहाँ देखिए वो क्या कर रहा है, समझ में आया? तो अभी से आप लग जाइए, आपका टाइम शुरू हो गया। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना बेटा तो अभी से लग जाइए, और आपको क्या कहते हैं आने वाले टाइम में 4 साल में आप अच्छा तैयारी करके निकल जाएंगे। ठीक है, और कोई बच्चा है? हाँ, IAS का कोई काम पता है? yes, क्या क्या किस क्लास में है? बताइए, कितना अच्छा एजुकेशन है कि बच्चे को भी IAS के बारे में पता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? UPSC का एग्जाम। UPSC का मतलब क्या है? हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये अब इंडिया की एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा बॉडी है जो अपने इंडिया में टॉप जो सर्विसेज हैं उनका जो है एग्जाम कराती है, उसका सिलेक्शन करके गवर्नमेंट को देती है। यूनियन पब्लिक सर्विस UPSC। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन किसी स्ट्रीम से BA, BSc, MSc कुछ भी आपने किया हुआ है, मिनिमम ग्रेजुएशन हो, BTech किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके बाद आप कंपटीशन में बैठ सकते हैं। मिनिमम एज कितनी है इसकी? 21 साल। 21 साल से लेकर के आपको जो है 32 साल तक, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो 32 साल से आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, इसमें 6 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं बस। IAS इज द टॉप मोस्ट सर्विस ऑफ इंडियन, हमारे भारत की सबसे टॉप मोस्ट जॉब है। जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें से जो सबसे टॉप पे आते हैं, टॉप जो 100 बच्चे आते हैं रैंक में, उनको IAS मिलता है अलग अलग कैटेगरी का। उसके बाद लोग की चॉइस होती है, चॉइस के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग उनको वो जॉब मिलता है। IAS, IPS, IFS, IRS, उसके नीचे भी इसमें B ग्रेड की भी जॉब्स हैं, उसमें मिलता है। तो आपको IAS बनने के लिए सिविल सर्विस का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम कितना है 32 साल जनरल के लिए, OBC के लिए 35 साल तक है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से, किसी सब्जेक्ट से। आप ग्रेजुएट हैं तो आप कितना भी मिनिमम परसेंट, उसका 33% है, उसमें परसेंटेज का डिमांड नहीं है। लेकिन बेटा उसके लिए आपको अगर एग्जाम IAS बनना है तो उसके लिए आज से ही आपको एक स्किल डेवलप करना है, वो है राइटिंग स्किल। कौन सी? राइटिंग स्किल। आप कितना अच्छा लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसके डेवलप करना है आपको अभी से, अपना जनरल नॉलेज, GS जनरल स्टडी जो है उसको अभी से आपको आना चाहिए। हमारे देश में जैसे कितना कंट्री है, वो कितना स्टेट्स हैं, कितना डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पॉपुलेशन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशन उसका हो सकता है, इसके बारे में। और एक काम और आप करिए, एक न्यूज़पेपर पढ़ा करो आप। क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर वो पढ़ा करो, आपको समझ में आएगा। देश में क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ते रहा करो, सुना करो जरूर। अभी से तैयारी कर लोगे तो दिमाग में आपका ठीक रहेगा। लेकिन IAS बनने के से पहले आपको ग्रेजुएशन करना होगा। तो ग्रेजुएशन में क्या करना चाहेंगे आप? BA करना चाहेंगे, ठीक है। आप जो भी आपका इंटरेस्ट उसमें जाइएगा, उस सब्जेक्ट से आपको अपना तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो मिनिमम आपके दिमाग में आना चाहिए कि IAS कौन कराता है, कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद साथ आपको ये भी जान देना है कि मैं उसके लिए क्या तैयारी कर रहा हूँ। अभी क्लास 6 से हैं आप, आपके पास 6 साल टाइम है।
6 साल से अभी अपना जो IAS का सिलेबस है बेटा ना, वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का जो CBSE बोर्ड की जो NCERT की जो बुक है, NCERT की जो बुक है CBSE बोर्ड में जो चलती है, वही बुक का पूरा आता ही है। अगर आपने क्लास 6 से अभी पढ़ना शुरू कर दिया, 12 तक आपने पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ आपकी जो मैंने राइटिंग एबिलिटी, आप अच्छी राइटिंग में लिखिए, अच्छी स्पीड में लिखिए, लिखना शुरू करिए, आप अच्छे से आप जो है कामयाब होंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको। क्या नाम आपका? जुनेद। आप बेटा इंडियन आर्मी में जाना है क्या? किस रैंक पे जाना है? हाँ, किस पे? हाँ, फर्स्ट रैंक। आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है। इंडियन आर्मी में अफसर बनने के लिए 2 एग्जाम होते हैं बेटा। एक होता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो जो 12th के बाद होता है। तो इसके लिए आपको SSB देना पड़ता है। तो आपको इंटर में जो मैथमेटिक्स से आप करेंगे इंटर में आपको मिनिमम 90% लेके आना है। पहली कोशिश आपकी अभी ये होनी चाहिए कि मैं इंटर में जब 11th 12th में अपना मिनिमम 90% कर लेंगे। अगर आप 90% ले गए तो आप अप्लाई करोगे, साल में 2 बार एग्जाम होता है इसका, NDA का। आप अप्लाई करेंगे तो जब आपका 90% से ज़्यादा आपको रहेगा, मार्क्स रहेगा, अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका SSB होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उस SSB में आपको 5-6 दिन का आपका इंटरव्यू होगा, स्क्रीन होगा, वो आपको बाद में पढ़ा दिया जाएगा। तो उसके बाद साल में 2 बार आप एग्जाम आप कर सकते हैं। उसकी एज है 16 साल से लेकर के आप 19 साल तक, 19 साल तक आप दे सकते हैं। 3 साल 4 साल का हर साल 2 बार एग्जाम होता है। अगर आपका परसेंटेज कम है तो NDA का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के तहत आप क्वालिफाई करके तब आपका SSB होता है। तो जो लड़का NDA क्वालिफाई करता है उसको 10th के बाद जो है सीधा जो है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उसको जा करके ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो सीधा लेफ्टिनेंट बनता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट बनता है, उसके बाद फिर मेजर और फिर वो लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर कर्नल बनता है। ठीक है, तो ये जो है आपको इसको करने के लिए आपको इंटर में अच्छे मार्क्स लाना है। इंटर में 2 बार एग्जाम हो, इंटर के बाद 2 बार उसका एग्जाम निकलता है, पेपर निकलता है, 2 बार आप भरिए। अगर आपका परसेंटेज ठीक है डायरेक्ट आप SSB करेंगे, इंटरव्यू होगा। अगर आपका परसेंटेज कम है तो आपको NDA का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर वो लोग 3-4 साल 5 साल आपका ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद आप इंडियन आर्मी के ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, ऑफिसर से नीचे सोचना भी नहीं है, बनना है तो क्या बनना है? ऑफिसर बनना है, उससे नीचे नहीं सोचना है आपको। ठीक है, तो आपको तो पहला काम आपका टारगेट है इंटर में कितना % लाना है? 90 एंड एबव, कुछ भी हो इससे ज़्यादा लाना है। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ना भी है, थोड़ा सा बोलना है। SSB के लिए आपको क्या करना है? इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी से फोकस कर दीजिए। आप भी क्लास 6 में, 8 में, आपके पास 4 साल है, अभी से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी शुरू कर दीजिए। आपको SSB जो होता है इंग्लिश में होता है और उसमें अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। उसमें जो होता है क्या कहते हैं स्क्रीनिंग होता है, वो सब तो आपको कोचिंग वाले पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेन फोकस आपको इस पे करना है। ठीक है, ठीक। और कोई बच्चा है? हाँ, इंडियन आर्मी में आपको जाना है, क्या बनना है इंडियन आर्मी में? हाँ, क्या नाम आपका? हाँ, अल्तमस कैब। आपको इंडियन आर्मी क्या बनना है? ऑफिसर बनना है। तो सेम जो मैंने बताया आपको वही करना होगा। किस क्लास में हो? हाँ, 3rd में। अभी से आप कोशिश करो आप इंडियन आर्मी ऑफिसर बनेंगे। आप पक्का इंडियन आर्मी ऑफिसर। आप इस एज में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको बनना ही बनना है। ठीक है, जब आप सोचोगे नहीं, जो नहीं सोच रहे हैं वो आज सोच लेंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे लोग हैं जो नहीं, बैठ जाओ, जो नहीं सोच रहे हैं वो लोग क्या कहते हैं, अभी से सोच लो मुझे क्या बनना है। एक बेटा तुम खड़ी थी, तुम पता है नहीं क्या बनना? तो खड़े हो, खड़े थे आप भी खड़ी हो क्या बनना है बेटा तुम? हाँ,
नहीं, आपको तो बता दिया था आप। ये नहीं करी थी इसके बगल में। हाँ, टीचर कहाँ का टीचर बनना है आपको? टीचर आपके प्राइमरी टीचर होते हैं, एक आपके जो जैसे मैम लोग आपके सर लोग पढ़ा रहे टीचर होते हैं, एक आपको जो है लेक्चरर होते हैं। हाँ जी, प्राइमरी टीचर बनना है। हाँ, इंटर कॉलेज का प्राइवेट टीचर बनना है। क्यों प्राइवेट टीचर क्यों बनना है आपको? हाँ, नहीं बनना है प्राइवेट टीचर। ठीक है बेटा, पढ़ाना है अलग बात है। अगर आपको टीचर बनना है तो आप जो है आपको क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन करना है अच्छे परसेंट से, इंटर और ग्रेजुएशन अच्छे परसेंटेज से करना है। उसके बाद आपको बीएड करना है, एमएड करना है, टीजीटी आपका और पीजीटी होता है, उसको क्वालिफाई करके आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, आप प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं, लेक्चरर भी बन सकते हैं जो इंटर कॉलेज पढ़ाते हैं। उसके बाद होते हैं जो आपको बीए वालों को डिग्री कॉलेज जो पढ़ाते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है तो उसके लिए आपको पीएचडी करना पड़ता है। आप बीए करेंगे, बीए के बाद एमए करेंगे, एमए के बाद अब आप क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे, या आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, तब उसके बाद भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी करेंगे, 4-5 साल के बाद पीएचडी होती है। इसके लिए आपको कम से कम मिनिमम 25-26 साल एज तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी से आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप आने वाले टाइम में एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। ठीक है, टीचर बनना है तो अभी से आपके अंदर एक लेक्चर की क्वालिटी आनी चाहिए, आपको पढ़ाना आना चाहिए। स्किल, टीचिंग इज ए स्किल। आप, मुझे मालूम है ये चीज a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में a+b का होल स्क्वायर को समझाना, उसके दिमाग में बैठाना है क्वालिटी। मैं बहुत सारे टीचर देखा हूँ किसी चीज को बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं, और बहुत सारे टीचर हैं क्या कहते हैं उसको ऐसे ही समझा देते हैं, बता देते बच्चे के समझ में नहीं आता। तो वो स्किल जो होती है, टीचिंग स्किल जो होती है, उसको आपको सीखना है, अभी से अपनी आदत बनाना है। जब मैम और सर लोग ना रहे तो आप आइए, किस क्लास में, 8th में, आप जब आइए तो आज का थोड़ा बहुत 2 सब्जेक्ट, 2 वर्ड जो है आपको वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखना सीखिए और बता दीजिए ये चीज़ a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है, इसको ऐसे समझाना है, ऐसे याद करना है। तो आप 10 मिनट 15 मिनट पहले अपने सब काम कर लिया। किसी बच्चे को लेकर के आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर तो पढ़ाना शुरू करिए, उनको बताना शुरू करिए, समझाना शुरू करिए, तो आपके अंदर एक टीचिंग क्वालिटी अपने आप आएगा, आपका एजुकेशन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, और बेटा तो क्या बनना है? हाँ, डॉक्टर बनना आपको? हाँ, आईएएस बनना है। माशाल्लाह, बताइए अभी आपने ख्वाब पाल रखा है तो इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगे, आप जो आईएएस बनेंगे। लेकिन इन चीज़ों को आपको जो बताया हमने, अभी सुना ना मैंने क्या बताया, उसको फॉलो करना है। आपको क्या बनना है बेटा? आपको भी डॉक्टर बनना है, सब लोग डॉक्टर बनेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, और सबके फ्यूचर की मैं कामना करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप सब लोग जो है आगे बढ़ के कुछ ना कुछ, ठीक है, जब आप आज के 10-12 साल बाद, 15 साल बाद कहीं कुछ बने तो मुझे जरूर याद करना। ठीक है, मुझे भी पता चलेगा कि आप जो है कुछ न कुछ यहाँ से बने। इस स्कूल के जो बच्चे हैं, आप लोग जो बैठे हो, इसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर बनना है। बनने के लिए सिर्फ आपको सोचना है, जैसे आज आपने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सीआईडी अफसर बनना है, तो आप लोगों को अभी से सोचना जरूरी है। मैं आपके कॉलेज में मिनिमम साल में 2 बार तो जरूर आऊँगा इंशाल्लाह। जब भी छुट्टी आऊँगा जब भी छुट्टी होगी मैं इधर से ही जाता हूँ, मुझे मालूम नहीं था, मैं इधर से ही जाता हूँ। मैं कभी भी गाड़ी घूम के आपके पास आऊँगा, और जब मुझे समय आएगा मैं आपको 1-2 घंटा पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको किस क्षेत्र में जाना है। अभी बड़े बच्चे होते हैं इंटर को, तो मैं आपको चपरासी से लेकर के आईएएस तक के, आपके जो है प्रोफेशनल से लेकर के मैनेजमेंट के हर जगह तक जहाँ भी आपको जाना है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे तैयारी करना है, कहाँ प्रिपरेशन करना है, कहाँ जाना है, पूरा कैरियर गाइडिंग में करूँगा इस विद्यालय के बच्चे का। जब भी कभी जरूरत होगा, आपके प्रिंसिपल साहब हैं, इनसे पूछिएगा। आप लोग अभी नहीं, 2 साल 4 साल बाद इनसे पूछिएगा, इनसे कोई माध्यम होगा हमसे बताएंगे, हम इनको बताएंगे बच्चों को कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, कहाँ कोचिंग लेना है, पूरी कैरियर गाइडलाइन जो है मैं दूंगा।
मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी और से पूछ करके पता करके आप लोगों को गाइडेंस करूंगा। बट आप लोग एक काम करना है कि आज से आपको क्या करना है, क्या करना है, पढ़ना है। आपको अच्छे से पढ़ना है, सब काम भूल जाइएगा। जो बच्चियां हैं अपने घर का काम बंद कर देना। तुम्हें चूल्हा बर्तन झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है। तुम घर का रोशन हो, चिराग हो, तुम्हें पढ़ना, पढ़ के कुछ बनना है। जब आप बनेंगी तभी जो है आपके घर का हालात, आपके परिवार का हालात, आपके समाज का हालात बनेगा। केवल और केवल आपको पढ़ना भी है। और जो यहाँ पे उस्ताद लोग हैं, टीचर्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, इन लोगों से मेरी यही गुजारिश है, बच्चों से इखलाक और मोहब्बत से पढ़ें। डरा के, धमका के, मार पीट के नहीं। बच्चा किसी भी कैटेगरी का है, किस लेवल का है, कैसा भी है, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव ओपनली ना करें, बल्कि उसे इखलाक, मोहब्बत, प्यार से नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है कि सबका IQ लेवल एक जैसा। उसके IQ लेवल को हमें समझना है, अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग उसे समझाना है, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है। सबके 90% मार्क नहीं आएंगे, लेकिन सब बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। ये मेरा वादा, अगर आपने सही ढंग से इसको एजुकेशन दिया है, सही ढंग से पढ़ाएंगे। बाकी बेटा आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं आता रहूँगा, आप लोगों से मिलते रहूँगा। जो मेरे लिए जो भी कोशिश होगी इस स्कूल के, इस विद्यालय के लिए, मैं तो कोशिश करता रहता हूँ। आप लोग तो बहुत अच्छे हो। मैं जहाँ रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे बच्चे आते हैं ना, उनके कपड़ा रहता है, ना उनके कभी चप्पल रहता है। नंगे पाँव आते हैं, 8-8 दिन 10-10 दिन नहीं नहाते हैं। उनके पास साबुन नहीं है, तेल नहीं है, घर नहीं है, ज़मीन में सोते हैं, चटाई बिछा के सोते हैं, कपड़े बिछा के सोते हैं। उनके बच्चे वो पढ़ने आते हैं, वो कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। 10-12 साल के होते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं। आप लोग बहुत अच्छे घर से हो। आप कभी मत सोचना कि मेरे पास कम है, मेरे माँ बाप मेरे पढ़ाने के लायक नहीं। यदि आप पढ़ने के लायक हो, आपको आता है, आप उस काबिल हो, तो पढ़ाने वाले बहुत लोग बचे हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। हम लोग कहीं भी सुन लेते हैं कोई ऐसी बच्ची है जो पढ़ रहा बच्चा है, उसके लिए फीस जमा नहीं हो रही है, कोई और दिक्कत हो रही है, या कि दिल्ली में रह रहा है, उसके रूम का खर्चा नहीं लॉकडाउन में हो रहा। हम लोगों ने चंदा कर करके 10-20-50 हज़ार रुपये भेजा। हम लोगों को पता चल जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप पढ़ने वाले हो पाए। तो आप पढ़ाइए। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं बन रही, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे। आपके यदि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो उसको भी दूर करेंगे। जितने भी टीचर्स हैं, सबसे बड़ी बात है जो आपके टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, इनको इतना रिस्पेक्ट देना है। अपने माँ बाप के बाद इनसे, इनका जो है रिस्पेक्ट करना है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि माँ बाप से भी बढ़ के लोग, तो इनसे इतना रिस्पेक्ट करना है। अगर आपको टीचर से ज्ञान लेना है, शिक्षा लेना है, तो टीचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना होगा। हमारे जो टीचर थे RD गुप्ता, आज भी मैं उनके सामने चेयर पर खड़ा हो जाता हूँ। मैं नहीं कभी उनको जितना रिस्पेक्ट देता हूँ पूछो ना, क्योंकि मुझे पता है आज उनकी बदौलत ही मैं यहाँ हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत एहसान किया। तो अपने जो गुरु हैं, जो टीचर्स हैं, जो उस्ताद हैं, उनकी इतनी कदर किया करो कि उनके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो आपको डाल दें। मेरा छोटा भाई है ताहर खान, अभी इस समय सिविल सर्विस एग्जाम तो वहाँ दे रहा है, दिल्ली में रहता है। वो इलाहाबाद में इस रानी रेवती देवी में पढ़ता था, इंटर कॉलेज में। वहाँ पे एक मिश्रा सर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे। वो ब्रिलियंट था, 94% हिंदी मीडियम से उसका इंटर में आया था। उसको ऐसे दिमाग में आते थे और बोलते थे तार, लोग अपना दिमाग लगा देते थे, बोलते थे तार तुम पूरा मेरा भी दिमाग ले लो, जितना मेरा दिमाग है तुम सब ले लो। आज वही लड़का देखो पहली अटेम्प्ट जा रहा है IAS सिविल सर्विस का एग्जाम देने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहा है इस साल। और पूरे दिल्ली में ढेर IAS की जो कोचिंग है उसमें टॉप 50 में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहा है। 1 रुपया नहीं लेता ढेर वाला, बोलता है आप आइए, उसको लैब फैसिलिटी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। वो टॉप 5 में, 6 में, 7 में, 8 में हर महीने उसका जो एग्जाम होता है टॉप 5-6 में आता है। क्यों? उसको फ्री कोचिंग दी जा रही। कोई पूछने, कोई सोच लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं गया। हमने कभी कहा, बस अपने रूम में रहता है, शाम को आके सोता है, बस दिन भर वहाँ लैब में और क्या कहते हैं वो वहाँ कोचिंग में रहता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रही, पढ़ाने वाले तैयार हैं। आपके जामिया मिलिया में इंटर के बाद IAS के लड़के जब वो एग्जाम कराते हैं, रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था, पढ़ने की सब फ्री है। आपका जकात फाउंडेशन है, वो पूरा आपको रहने खाने का सब व्यवस्था देता है। पढ़ने वाले हो, किसी भी बच्चे का हो, जरूरी नहीं हो मुस्लिम हो,
किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, किसी भी कम्युनिटी का बच्चा हो, बस उनका एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपको चुपचाप रहना और जा करके आपको रहने का, खाने का, पीने का पूरा व्यवस्था वो लोग करता है। कोचिंग का फीस सब अच्छे अच्छे लोग वहाँ पढ़ाने आते हैं। तो अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो आपको पढ़ाने में आपके फाइनेंशियली या कि आपके पैसे के या माता पिता की गरीबी की बाधा नहीं आएगी। आप बहुत अमीर हो, गरीब देखना हमने देख के आते हैं, आँख में आंसू आ जाता है। पहनने के लोग उनके लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, छप्पर नहीं, बारिश में रहने की जगह नहीं है उनको। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप सब लोग अच्छे परिवार से, अच्छे दिल से हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग बहुत क्या कहते हैं लकी हो कि आपके बीच में भाई साहब ने एक स्कूल खोला है, वो भी कॉन्वेंट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम से CBSE बोर्ड अफिलिएटेड है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, वरना आप इसी विद्यालय में पढ़ते हैं जो आपके सामने जामिया इस्लामिया वाला इंटर कॉलेज है, जहाँ पे आज तक भी साइंस नहीं है। तो आप बहुत ही लकी हैं, आपके पास ये मौका मिला है। और मैंने भी यहाँ पता किया, आपकी जो फीस है अपने माँ बाप से बता के जाना। कॉन्वेंट स्कूल्स का इंग्लिश मीडियम में CBSE बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल के इतनी मिनिमम फीस कहीं नहीं। गांव से गांव में कॉलेज होगा, आप शहर में। मैं अपनी बेटी का जो यहाँ पढ़ती है, क्लास 5th में है, क्लास 3rd में है, एक बेटी का 5,000 रुपये महीना फीस देता हूँ। 5,000 रुपये महीना फीस देता हूँ। पढ़ाई यही है। वहाँ भी पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, MSc मेरे को नजर नहीं है, एक भी मैडम मेरे को मिल गया, एक भी मैडम मुझे MSc नहीं मिली। कोई BSc की हो, कोई BA की हो, कोई इंटर करके पढ़ा रही है। लेकिन स्कूल्स के नाम पे, सिटी के नाम पे, थोड़ा दिखावे के नाम पे उन्होंने इतना फीस ले रखा है। 25,000 रुपये एक बच्चे का सिर्फ एडमिशन चार्जेज है। तो आप लोग इस गांव में 300 रुपये में, 250 रुपये में, 400 रुपये में जो एजुकेशन दिया जा रहा है, ये भाई साहब का बहुत बड़ा बड़प्पन है। उन्होंने अपना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के आपको दिया है। आप लोग बहुत ही लकी हैं। इसको अच्छे से आप लोग इसको उपयोग करो। और मैं सबको, पूरे कॉलेज को, स्कूल्स के सभी स्टाफ को, प्रिंसिपल साहब को, स्पेशली मैनेजर साहब को, और जो भी टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, सिस्टर्स हैं, इन सबको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले टाइम में आप लोग इस स्कूल का नाम रोशन करें, और जा करके इस स्कूल का ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करें। याद रखना, जब एक बेटी जो है कभी भी IAS IPS, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा, यहाँ पे ऐसी सी लड़कियाँ लाऊंगा, आप सोचते भी रह जाएंगे। अभी हाल ही में जो UPSC की जो 6 टॉपर्स थी, मुस्लिम लड़की थी, उसकी स्थिति आप पूछोगे तो बहुत गरीब परिवार की थी। इससे पहले बुशरा खान मैडम थी, वो तो आपका PCS क्वालिफाइड थी, ADM थी, फिर IAS IPS बनी, पहले डॉक्टर थी, डॉक्टर बनने के बाद PCS क्वालिफाइड ADM बनी, फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या कहते हैं IAS को UPSC क्वालिफाई करके वो IPS बन गई है। अभी जो है IPS इंडियन पुलिस सर्विस में DPS पे। तो जिसका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, वो हर एग्जाम क्वालिफाइड हो जाता है। इसलिए आप लोग मेहनत करें। और उस्ताद लोग भी जो यहाँ के शिक्षक जो लोग हैं, ये लोग भी थोड़ा अपना जो है, जो नेचुरल उनके पास है, कितना है, उसका अगर 80% भी बच्चों के दिमाग में डालेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे जरूर कामयाब होंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। नेगेटिव नहीं रखना है, जो भी एजुकेशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जरूर इंशाल्लाह वो लोग कामयाब होंगे। आज वक्त कम है, लेकिन हम आपके साथ इंशाल्लाह जरूर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मैं आपको पूरा कैरियर गाइडलाइन, हिंदुस्तान की जितनी भी जॉब्स हैं, इसके साथ साथ फॉरेन में भी जो भी क्या कहते हैं आपके एजुकेशनल लोन के माध्यम से जो भी एजुकेशन वहाँ पे होता है, फंड गवर्नमेंट करती है, आपको बाहर कैसे जाना हो, सबके बारे में हम आपको जानकारी इस तरीके टाइम आज के लिए काफ़ी। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मिलेंगे, ठीक है।